सो हाय गाइस, माय नेम इज अभिनव भार्गव। आज के अपन इस सेशन में आईपीएम इंदौर के जो 2020 का एग्जाम पेपर था उसके अपन एमसीक्यू क्वेश्चन वाले पार्ट में एमसीक्यू वाले सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। और इस सेशन में कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे भी मालूम चलेंगे जिनमें अपन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कुछ लॉजिक लगाकर उन क्वेश्चंस को और ज्यादा सिंपल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अपन को एक पॉइंट बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। जो लोग आगे आने वाले ईयर्स में आईपीएम का एंट्रेंस लिखने वाले हैं, उन लोगों को क्वांट वाले सेक्शन को सॉल्व करते वक्त इस चीज पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि उसका जो क्वांट का सेक्शन होता है, चाहे वो एमसीक्यू वाला हो चाहे वो शॉर्ट आंसर वाला हो, दोनों में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। मींस वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका सॉल्यूशन एक 1 और 2 पेज का होने वाला है। नहीं, उसका सॉल्यूशन होगा बिल्कुल छोटा, बट उसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। मींस हर एक स्टेप कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को लेकर जरूर आएगी। तो जो आईपीएम का पूरा एंट्रेंस होता है उसमें केवल और केवल क्वांट सेक्शन के अंदर या मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज वो क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक पार्ट और, कि आपको हर जगह अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के तो होते हैं, बट मैथमेटिक्स के साथ साथ एक थोड़ा सा अपना लॉजिक, एक थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस जरूर उन क्वेश्चंस के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होंगे, वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो आई थिंक शैल वी स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी that a randomly chosen factor of 10 to power 19 is a multiple of 10 की पावर 15। मीन्स बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, कि आपके पास एक नंबर गिवन है। यू कैन से क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन नंबर आपके पास था 10 की पावर 19। इसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे, इसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे उसमें से आपको उसमें से आपको वो फैक्टर चूज करना है जो 10 की पावर 15 के मल्टीपल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो 10 की पावर 19 को अपन सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 19 एंड 5 की पावर 19। अब टोटल फैक्टर्स अगर मुझे निकालना है तो n+1 इंटू m+1, दोनों पावर 19 है। सो टोटल फैक्टर्स आर 400। तो दीज आर टोटल फैक्टर्स ऑफ 10 की पावर 19। बट आपको क्या पूछ रहा है, वो फैक्टर चूज करना है जो मल्टीपल हो किसके, 10 की पावर 15 के। अब आपको ये देखना है कि इन फैक्टर्स में से इस नंबर के जो फैक्टर हैं 400, इसमें से ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 10 की पावर 15 के मल्टीपल होंगे। मल्टीपल ऑफ 10 पावर 15। तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 15। अब आपको सिंपली ये देखना है कि इन फैक्टर्स में से, इस नंबर के फैक्टर में से इसके मल्टीपल क्या हो सकते हैं। तो इसके मल्टीपल देखने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका, हमने ये देखा कि ये रहा कोई एक नंबर जो मल्टीपल हो सकता है, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y। तो इसके मल्टीपल होने के लिए 2 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 15 के मल्टीपल होने के लिए x और y की पॉसिबल वैल्यूज, x 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है, 15, 16, 17, 18 एंड 19। एग्जैक्ट सेम y, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो सिंपली कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 5 वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, 5 वैल्यूज इसकी पॉसिबल है। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। तो सर टोटल फैक्टर तो मुझे मालूम थे कितने थे, 400। टोटल पॉसिबल फैक्टर्स कितने थे, 400। अब मुझे फेवरेबल आउटकम्स देखना है। फेवरेबल आउटकम्स मींस
इन फैक्टर्स में से इसके मल्टीपल कितने होंगे। तो इनमें से कोई भी वैल्यू अगर x या y लेगा तो पक्की बात है वो इसका मल्टीपल होगा। तो 5 पॉसिबल वैल्यूज इसकी हैं x की, 5 पॉसिबल वैल्यू y की, ये इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए 5 वैल्यूज पॉसिबल है। सो 25/400। सो योर आंसर इज सिंपली 1/16। तो आपके पास ऑप्शन था ऑप्शन डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। So second question is what is saying? Second question is we have to choose three consecutive values for a triangle. Three consecutive values. Three consecutive values. अब उन थ्री कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के लिए तीन चीजें सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले तो वो ट्रायंगल के साइड्स हों। सेकंड, सबसे पहला तो वो ट्रायंगल के साइड्स हों। सेकंड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। थर्ड वन, उसका जो पैरीमीटर है, उसका जो पैरीमीटर है वो 100 या 100 से कम हो, एट मोस्ट 100। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना है और फिर आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बच्चों इन तीनों के लिए आपके पास तीन कंडीशन होंगी। अगर वो ट्रायंगल की साइड्स हैं ए बी सी, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी कंडीशन होती है, दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किससे, सी से, सी स्क्वायर से। थर्ड वन, तीनों साइड का सम पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 100 या 100 से कम। अब इसके लिए अपन चॉइसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चॉइसेस देखूं कि मेरे पास क्या क्या हो सकती है। अगर मैंने 1 2 3 लिया तो 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव तो है, ये पक्की बात है कॉन्जिक्यूटिव है 1 2 3। बट 1 2 3 के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ए प्लस बी 2+1 3 नॉट ग्रेटर देन 3। तो फर्स्ट कंडीशन फेल होगी। अगर मैंने लिया 2 3 4 तो 3 2 5 ग्रेटर देन 4, फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, यस। बट सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 13, क्या 4 के स्क्वायर से ज्यादा है 16 से, नो। तो सेकंड कंडीशन फेल हो गई। तो फर्स्ट तो हो गई थी सेटिस्फाई बट सेकंड नहीं हो पाई। और कोई चॉइस 3 4 5 देखें, इनको देखकर लग रहा है ट्रिपलेट है, ठीक है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो पक्की बात है आपका फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, सेकंड वाला सेटिस्फाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये इक्वल होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, तो ये तो सेकंड भी नहीं है। 4 5 6 फर्स्ट हो रहा है, 9 ग्रेटर देन 6, यस। 4 स्क्वायर 16 + 25 ये हो गया 41 ग्रेटर देन 36, यस। सेकंड वाला भी हो रहा है, 100 से कम है तीनों का सम, तो थर्ड वाला भी हो रहा है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट मिल गया 4 5 6। अगर आप ध्यान से इस ऑर्डर को देखो तो जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, वैसे वैसे कंडीशन सेटिस्फाई ज्यादा होती जा रही है। पहले वाले के लिए फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई थी, दूसरे के लिए फर्स्ट हो गई सेटिस्फाई बट सेकंड नहीं हो पाई, इसमें भी ये, इसमें तीनों हो गए। अब अगर 5 6 7 बोले तो ये भी तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 6 5 11 ग्रेटर देन 7, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 के स्क्वायर से ज्यादा है, क्योंकि 25 और 36 49 से तो ज्यादा ही है, और फिर तीनों का सम लेस देन 100। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कंडीशंस सेटिस्फाई होती जाएंगी। अब आपको लास्ट देखना है, लास्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसको देखना जरा, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 100। इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी सबसे आखिरी वो 33 के आसपास की वैल्यू आएंगी, क्योंकि तीनों वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है और सम लेस देन 100 या 100 के बराबर है। तो बहुत सिंपल बोले तो 33 32 34 ऐसा कोई नंबर बनेगा। तो लास्ट वैल्यू अगर देखें अपन, लास्ट वैल्यू, सो आई थिंक 32 33 एंड 34 तीनों का सम चेक कर लो बस। तो 4 3 7 29 और ये 99। तो ये लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इस ऑर्डर में, जो ट्रायंगल की साइड भी होंगी
एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होगा और पेरीमीटर लेस देन या फिर एटमोस्ट 100 होगा। तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस काउंट करना है कि नंबर कितना होगा इसका। तो फर्स्ट सेट क्या था आपके पास? 4 5 6। फर्स्ट सेट क्या था? 4 5 6। फिर 5 6 7। और आपको ऐसे करके कहां तक जाना है? 32 33 34। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखें तो इसका पहला क्या था? 4। इसका फर्स्ट क्या था? 32। तो डिफरेंस +1। तो 32 और 4 का डिफरेंस +1। सो दिस इज 28 +1। 29 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसका आंसर 29 है। तो सिंपल सा पॉइंट था, तीनों कंडीशन सोचना था। अब जैसा मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बोला था कि प्रॉपर्टीज पर ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, विदाउट प्रॉपर्टीज आप बिल्कुल क्वेश्चंस में आगे नहीं जा सकते। तो मुझे ट्रायंगल के होने की प्रॉपर्टी मालूम है, मुझे एक्यूट एंगल के लिए है, मुझे ये पैरामीटर के लिए कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन और प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है आईपीएम एंट्रेंस के क्वेश्चंस। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? 3 में बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट क्या कर रहा है? एक्सिस के बीच वाली लाइन को, ये रहा एक्सिस। पॉइंट आपके पास क्या गिवन है? पॉइंट आपके पास गिवन है पॉइंट एम, वैल्यू इज -5 एंड 4। दीज आर कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये क्वाड्रेंट। यहां कहीं पॉइंट एम है। दिस इज -5 एंड 4। -5 एंड 4। अब अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो पक्की बात है अपन इन दोनों के एक्सेस निकाल सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई तो जीरो होने वाला है यहाँ, ये कुछ आएगा। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कुछ आएगा यहाँ। ठीक है। और इनको अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला तो जीरो है। 0 + a/2, देन यू गॉट -5। ऐसे ही मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। 0 + a/2, देन यू गॉट -5। सो a इक्वल्स टू -10। ऐसे ही 0 + b/2, देन यू गॉट 4। सो b इक्वल्स टू 8। तो a और b की जो वैल्यूज थी वो आपके पास इजीली आ गई। क्या हो सकते हैं a और b? ये आ गया आपके पास -10, b आ गया आपके पास 8। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट से होकर पास हो रही है, ये वाली। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बिल्कुल अपन लिख सकते हैं। x/a, y/b इक्वल्स टू 1। a और b के वैल्यूज -10 एंड 8। 80 का मल्टीप्लाई कर दे। सो दिस इज 8x 10y equals to 80. Any equation in the option? So I think it is option A. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ आपको मिड पॉइंट से इन दोनों के ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। और आपको ये मालूम हो कि एक्सेस से होकर अगर ये लाइन अगर पास हो रही है A0 एंड 0b से, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा आपके पास? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। सी cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब जनरली ट्रिग्नोमेट्री की ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप में से कई लोगों के दिमाग में रहता है आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा या इनफाइनाइट होगा, इस टाइप के
क्योंकि जनरली आंसर्स इस टाइप के इक्वेशंस के वैसे ही आते हैं, बट इसको ऐसा हमेशा मत करना। ठीक है, ये 11th 12th में पॉसिबल है, बट यहाँ जानबूझकर क्वेश्चंस ऐसे रखे जाएंगे जिनमें बहुत छोटी छोटी गलतियां होने के चांस होंगे। बड़ा कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्वेश्चंस में, बट मिस्टेक होने के चांस होंगे। अगर आपने एक भी छोटा पॉइंट मिस किया, वहां कोई ना कोई हिडन पार्ट जरूर होगा जिससे वहां क्वेश्चन के अंदर गलती हो जाएगी। तो ये वाली मिस्टेक मत करना कि विदाउट सॉल्व किया अपन ने कोई भी 0 1 टाइप का कोई आंसर चूज कर लिया। तो देखना सब लोग, तो सबसे पहले तो ये देखना कि कॉस स्क्वायर आपके पास है। अब 5 पाई बाय 8 को क्या अपन कुछ लिख सकते हैं? 5 पाई बाय 8 को इस टाइप से कुछ, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, ऐसा लिख सकते हैं 5 पाई बाय 8 को, दिस वन। इसके अलावा 7 पाई बाय 8 को, 7 पाई बाय 8 को ऐसा लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। यही काम अपन इन दोनों के साथ कर लें कि कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, सेम फॉर दी कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। अब बच्चों ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा। और कॉस के लिए अगर 90 प्लस थीटा अगर देखो, तो जिस क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो कॉस तो नेगेटिव होता है, बट स्क्वायर है इसलिए आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। सो दिस इज साइन स्क्वायर 5/8 प्लस दिस इज साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, बोल सकते हैं ऐसे। और यहां आपके पास क्या थी? रिमेनिंग टू टर्म्स, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब देखना, साफ दिख रहा है, इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम 1। सो योर आंसर इज 2। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1। सो योर आंसर इज सिंपली 2। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल जो एंगल था उसको 90 प्लस थीटा के टर्म में चेंज करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? एक एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है। क्या गिवन है भाई? 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, और इस टाइप से इंफाइनाइट तक इसकी वैल्यू गिवन है, पाई स्क्वायर बाय 6। एंड आपसे पूछ क्या रहा है? और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, ऑड वालों का स्क्वायर, ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे। ये आपको फाइंड करना, ये आपको फाइंड करना है। अब यहां देखना सब लोग, जो गिवन है उसके लिए अगर अपन ब्रेक कर लें कि ऑड वालों को अलग कर लें और इवन वालों को अलग कर लें, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, इनको अलग कर लें, तो 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, ये इनफाइनाइट तक अलग कर लें। और यही आपसे पूछ रहा है, और इसको हमने एक्स बोल दिया। ठीक, अब इवन बचा 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, इवन वाला बचा हुआ है पाई स्क्वायर बाय 6। इसकी वैल्यू क्या है जोन की आपने? एक्स। यहां से देखना, 1/4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 1/4 ही है, तो इसको 1/1 बोल सकते हैं। 1/4, तो एक 4 और बचा, सो 2 स्क्वायर। 1/, यहाँ कितना बचेगा फिर? 3 का स्क्वायर, बिकॉज 66 होगा, 4 कॉमन ले लिया तो 9, पाई स्क्वायर बाय 6, ये कुछ होने वाला है। अब 1/4, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, जो गिवन था वो यही था, ध्यान से देखो जरा, पाई स्क्वायर बाय 6। तो एक्स यहीं रह गया, पाई स्क्वायर बाय 6 को कॉमन ले लें, 1 - 1/4, दैट इज 3/4।
3/4, 3 से 3 to 6, सो पाई स्क्वायर बाय 8, एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स यही तो था जो आपको फाइंड करना था। सो दिस इज योर आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पाई स्क्वायर बाय 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट केवल आपको जो गिवन था उसको दो पार्ट में ब्रेक करना था, इवन वाला अलग, ऑड वाला अलग। क्लियर? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो चीजें बोल रहा है। क्या? कि सबसे पहले तो वो ट्रू कितने केसेस में बोल रहा है, 4 आउट ऑफ 5। मतलब अगर 5 टाइम्स अगर वो किसी भी किसी भी अगर केस पर बोलता है, सो आउट ऑफ 5 वो 4 टाइम्स क्या बोलता है, सच बोलता है, ट्रू बोलता है, और 1 टाइम क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, झूठ बोलेगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, उसने एक डाई फेंका। ठीक है, ही थ्रोज अ डाई एंड द रिजल्ट जो भी आएगा, क्योंकि डाई के अंदर 6 फेसेस होती हैं, हर एक फेस के आने के चांस कितने होंगे, 1/6। तो क्वेश्चन यह बोल रहा है कि उसने डाई फेंका और उसने क्या रिपोर्ट किया कि 5 आया। डाई फेंका और क्या रिपोर्ट किया कि 5 आया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 5। क्यों? क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता था, कहीं चांस ये भी तो था कि 5 नहीं आया हो बट वो 5 बोल दे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसने 5 बोला, तो आपको प्रोबेबिलिटी ये बताना है कि ये एक्चुअली 5 था कि नहीं। ठीक है। तो अब यहां देखना दो चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट तो कि अगर आपने डाई फेंका तो डाई के दो रिजल्ट हो सकते हैं, इट में बी 5 और नॉट 5। 5 होने के चांस कितने होंगे, 1/6, क्योंकि टोटल फेसेस डाई के पास 6 हैं और किसी भी एक फेस के आने के चांस अगर बोले तो 1/6। ठीक है। अदर फेसेस 5/6। अब जैसे मानो उसका 5 आया, एक चॉइस ही लेते हैं, अगर उसने सही रिपोर्ट किया तो आंसर आएगा रिपोर्ट 5, क्योंकि 5 आया भी था और उसने सच भी बोला। 5 आया और सच नहीं बोला तो वो 5 के अलावा और कुछ बोल देगा कि 1 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, क्योंकि 5 नहीं बोलना, क्योंकि उसको झूठ बोलना है। तो 5 आया उसके बाद सच बोला, इसके आने की चांस अगर अपन देखें तो सच रिपोर्ट करने के प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 4 आउट ऑफ 5। तो इसकी अगर टोटल प्रोबेबिलिटी यहां देखें तो 1/6 और दूसरा 4/5, ये बन गया आपका एक पॉइंट। सेकंड, कि 1/6 बट रिपोर्ट नोट 5। तो रिपोर्ट नोट 5, 4 टाइम तो वो सच बोलता है, एक टाइम केवल झूठ बोलता है, सो दिस इज 1/5। सेम फॉर नॉट 5, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया और उसने सच बोला, 5 नहीं आया और उसने सच बोला, तो 5 नहीं आने के चांस तो 5/6 है। 5 नहीं आया और उसने सच बोला, सच बोलने के चांस कितने हैं, 4/5। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 इंटू 4/5। 5 नहीं आया लेकिन उसने झूठ बोला, 5 नहीं आया, झूठ बोला, तो झूठ क्या होगा कि 5 आया था, तो 5 आने के चांस कितने हो जाएंगे, 1/5, 5/6 एंड ये हो गया 1/5। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आपके सामने है। अब क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल पूछ रहा है कि उसने 5 रिपोर्ट किया, 5 रिपोर्ट किया, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 5 रिपोर्ट किया तो ये केस आपके काम का है, ये किसी काम का नहीं है। 5 रिपोर्ट किया, ये केस आपका काम का है, ये किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों केसेस से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सिंपली ये बोल रहा है कि उसने 5 रिपोर्ट किया, यस, तो ये वाला केस, ये वाला केस, 5 रिपोर्ट किया बट एक्चुअली 5 आया, एक्चुअली 5 आया मतलब ये वाला पॉइंट आपका फेवरेबल है, ये वाला केस, ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। ये दोनों मिला के टोटल आउटकम। ठीक है। आप बाइस थ्योरम का भी यूज बोल सकते हो इसको। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 आया और एक्चुअल 5 था, तो 1/6 इंटू 4/5, ये आपके फेवरेबल आउटकम हो गए। ठीक है। टोटल आउटकम 5 यहां भी रिपोर्ट था, 5 यहां भी रिपोर्ट था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 4/5 प्लस सेकंड केस 5/6 इंटू 1/5। तो 30 तो दोनों में ही है, कैंसल हो गया, दिस इज 4, तो 4 प्लस 5, so simply 9. So your correct answer is 4/9. Correct option is which one? 16 के लिए
करेक्ट आंसर होगा 4/9 ऑप्शन ए। क्लियर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था, कोई बोल सकता था, क्योंकि उसको डिकोड करने में कहीं कहीं दिक्कत आ सकती थी। बट बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो ये देखो 5 आएगा, 5 नहीं आएगा। फिर उसमें दोनों केसेस ट्रू और फॉल्स के लिए बनाओ। 5 आया, 5 रिपोर्ट किया, 5 आया, रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, रिपोर्ट नॉट 5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? लॉग बेस 5 log बेस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्व टू 0। इस लोग को अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 5 की पावर 0, इधर आके बेस बन जाएगा ये। सो दिस इज 1। फिर एंटी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 8 की पावर 1 8 एक्स स्क्वायर 8 प्लस 1 9 एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर। सो एक्स इज प्लस माइनस 3। तो x की पॉसिबल वैल्यू आपके पास है प्लस माइनस 3। सो करेक्ट आंसर इज x इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एंटी लॉग लेना था दो बार। ये 5 यहां चला गया, फिर ये 8 इधर आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? ऑप्शन डी 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब सोचो अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब डिफिकल्ट पेपर नहीं होता कहीं से। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां आपको थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। एक्चुअल में जो आपकी प्रैक्टिस होती है वही आपके एग्जाम में काम आती है। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तब कुछ क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस में जरूर ऐसे शामिल करना जो आपकी दिमाग की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएं, जो आपके दिमाग को जगाएं कि यार ये केसेस भी तो पॉसिबल हो सकते हैं। So this is question number 7. Now move to question number 8. So guys, question number 8. What is saying in question number 8? एट में सिंपली आपके पास रिलेशंस गिवन है स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो सिंपली यही दो वैल्यू है, 1/1 प्लस एक्स और 1 - x प्लस x स्क्वायर। इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब स्टेटमेंट 1 अगर देखें आप लोग तो स्टेटमेंट 1 में सिर्फ लेस देन का रिलेशन है। ध्यान से देखो, स्टेटमेंट 1 में ये जो भी वैल्यू है लेस देन का रिलेशन। स्टेटमेंट 2 में ग्रेटर देन का रिलेशन। स्टेटमेंट 3 में 1 और 2 के लिए x की वैल्यूज की जो रेंज है वो सेम है। 1 और 2 के लिए x की वैल्यूज की जो रेंज है वो सेम है। क्या रेंज है भाई? x इज 1 एंड 0। थर्ड एंड फोर्थ में भी यही कुछ है, लेस देन का रिलेशन है और फिर ग्रेटर देन का रिलेशन। बट यहां x की वैल्यू क्या है? बिटवीन 0 एंड -1। ठीक। तो अपन सिंपल सा और इसी के बेसिस पर ऑप्शन है। तो अपन अगर फर्स्ट और सेकंड के लिए चेक करें तो x की वैल्यू अपन बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं 1/2। x की वैल्यू 1/2, तो 1/1 प्लस 1/2, 1/1 प्लस 1/2 3/2, दैट इज 2/3, अप्रोक्स 0.66। 1 minus 1/2 plus 1/4. So this is 1/2 plus 1/4, 0.5 and 0.25, 0.75. So clearly this expression is less than this. तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, और 1 करेक्ट हो गया तो सेकंड रॉन्ग हो गया। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, 1 अगर करेक्ट है तो सेकंड रॉन्ग है, और सेकंड रॉन्ग होगा क्यों? क्योंकि अगर रिलेशन लेस देन का है तो ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ में आ रही है? और सेकंड अगर रॉन्ग हो गया तो आप ऑल 4 ऑप्शंस देखना। स्टेटमेंट ऑप्शन ए, इसके अंदर भी सेकंड है। स्टेटमेंट बी, इसके अंदर भी सेकंड है। स्टेटमेंट सी के अंदर सेकंड नहीं है, और डी के अंदर भी सेकंड है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन नहीं हो सकता तो ए पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस? ऑप्शन सी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इन सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी आपको स्टेटमेंट्स अगर इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट चेक करना है तो अपन बड़ा सिंपल सा काम क्या करेंगे, कोई वैल्यू चूज करेंगे उस रेंज में जो गिवन है,
और वहां से फिर सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बहुत क्लियर है कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता या फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता। इन क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व करने के चक्कर में मत लग जाना, अदरवाइज क्या होगा, आपका टाइम निकल जाएगा और आप फिर आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टेटमेंट टू रॉन्ग था और टू ए बी एंड डी का पार्ट था। तो अगर टू पॉसिबल नहीं है तो ए बी एंड डी भी पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9? Question number 9 is, there are two mixtures, 50 liter of mixture milk and water, 30% of water, 50 liter mixture. This is mixture 1, 50 liter, 30% water, water 30%, 30% of 50, 15 liter, and milk is 70%, 75, 35 liter. फिर क्या बोल रहा है? A mixture is added to 80 liters of another mixture. This is mixture 2, 80 liters. इसके अंदर वाटर कितना है? 20% water, 20% of 80, 16 liter. Milk is 80%, so this is 64 liter. इन दोनों को ऐड किया, मिक्स कर दिया, तो आपको जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? भाई मिल्क के साथ मिल्क ऐड हो जाएगा, वाटर के साथ वाटर ऐड हो जाएगा। सो योर रिजल्टेंट मिक्सचर इज टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 50 प्लस 80 130, 50 प्लस 80 130। इसमें जो वाटर होगा वो कितना होने वाला है? 15 प्लस 16 31 लीटर। मिल्क कितना होने वाला है? 35 प्लस 64, दिस इज 99 लीटर। ये आपका रिजल्ट बना। अब इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सब लोग ध्यान से देखना यहाँ, इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? हाउ मच लीटर ऑफ वाटर एक्सटर्नली एडेड, कितना वाटर बाहर से ऐड कर दे जिससे जो मिक्सचर बनेगा ये वाला कंप्लीट रिजल्ट, ठीक है, इसमें वाटर 25% ऐड करने के बाद हमने बोल दिया एक्स लीटर ऐड करेंगे। एक्स लीटर आपने ऐड किया, उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा दैट इज 25% वाटर एंड मिल्क इज 75% बिकॉज टोटल मिक्सचर इज 100%। अब अगर 75% 99 है तो 25% की वैल्यू क्या होगी? यूनिटरी मेथड से ला सकते हैं। इफ 75% इज 99 देन 25% इज 1/3, 33 लीटर। तो आपको 25% की क्वांटिटी चाहिए 33 लीटर। सो दिस वैल्यू इज 33 लीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? इट इज 2 liter. So correct answer is 2 liter water is externally added to the mixture so that the water become 25% of resultant mixture. क्योंकि 31 प्लस एक्स तो पहले से था, 31 पहले से था, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 33 हो जाए। सो करेक्ट आंसर इज 2। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं था, दो मिक्सचर को ऐड करना था। बट देखने में ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं, एक मिक्सचर पहले से है, दूसरा भी गिवन है, थर्ड के लिए पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है इसमें। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है मिक्सचर्स के तो फिर इसमें कहीं भी कोई भी मुश्किल नहीं थी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। देयर आर थ्री वर्कर्स ABC, there are three workers ABC और टोटल टाइम फॉर द वर्क ABC इज 1 hour। ये टाइम गिवन है 1 hour, ये हम टाइम लिख रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है? द फर्स्ट वर्कर वर्किंग अलोन कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल ट्वाइस एज फास्ट एज थर्ड। ए फास्ट है किससे? सी से। तो ए अगर डबल फास्ट है, डबल फास्ट है मतलब उसकी एफिशिएंसी डबल है, और एफिशिएंसी अगर डबल है तो पक्की बात है वो डबल काम कर रहा है, और काम अगर डबल कर रहा है तो उसका टाइम हाफ होगा, और हम तो टाइम लिख रहे हैं। तो अगर ए को एक्स आवर्स लग रहे हैं तो ए को लगने वाला टाइम हाफ है, तो सी का टाइम इज 2x आवर्स, बिकॉज फास्ट कौन है? ए। ए अगर फास्ट है तो उसको लगने वाला टाइम कम होगा, ठीक है। फिर और क्या बोल रहा है? कैन कंप्लीट द टास्क एन आवर सूनर देन द सेकंड वर्कर, और इसको सेकंड के कंपैरिजन में 1 hour कम लगता है, ठीक है, तो इसका टाइम होगा x + 1 hour।
भाई सेकंड को ज्यादा लगता है, ए को कम लगता है। कंपैरिजन ए का हो रहा है सी से और बी से, ठीक है। तो सी के कंपैरिजन में आधा टाइम लगेगा, बी के कंपैरिजन में 1 आवर लेस लगेगा। तो ये तीनों के टाइम हो गए। कंबाइंड टाइम कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, 1 आवर। अब अपन इन तीनों का वर्क लिख सकते हैं, तीनों का वर्क लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एवरेज टाइम इंडिविजुअल का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एवरेज। तो एवरेज कब निकलेगा भाई? जब तीनों के टाइम की वैल्यू हो जाएगी एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस 2x, यही है एवरेज, डिवाइड बाय 3। तो x प्लस 2x 4x प्लस 1/3। बट जब तक x की वैल्यू नहीं होगी तब तक आप एवरेज नहीं फाइंड कर सकते। तो वर्क निकालते हैं। a का वर्क 1/x, b का वर्क 1/x प्लस 1, c का वर्क 1/2x, और टोटल वैल्यू 1। एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा पहले इसको ऐड कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड को। 1 प्लस 1/2, 3/2 ऑफ x, 1/x प्लस 1। एलसीएम इज 2x इंटू एक्स प्लस 1। 2x से डिवाइड किया, सो दिस इज 3x प्लस 3, x प्लस 1 से डिवाइड किया 2x, तो 5x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x² प्लस 2x। क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, 2x² माइनस 3x माइनस 3। मिड टर्म स्प्लिट होगा नहीं, तो श्रीधराचार्य मेथड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac, 4 3 12 to 24 अपॉन 2a, 2 to 4। सो दिस इज 3, प्लस साइन कंसिडर कर ले, वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो पक्की बात है फिर यहां से एवरेज आ जाएगा। 4 इंटू एक्स, 3 प्लस 33 अपॉन 4 प्लस 1, 4 एंड 4 कैंसिल, सो योर आंसर इज 3 प्लस 1 4 प्लस 33 रूट अपॉन 3। So this is the average. Question is asking about the average. So correct answer is for the question number 10th is option A, root 33 plus 4 upon 3. Yes, correct answer is option A. So guys, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन था यहां तक, बट इसके बाद एवरेज पूछ लिया तो एक काम और बढ़ गया। ऐसा आईपीएम के कुछ क्वेश्चंस में जरूर होता है जहां हमें लगता है क्वेश्चन यहाँ एंड हो जाएगा, बट उसके बाद उसका कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा यूज जरूर रहता है। तो आईपीएम के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, खासकर इंदौर वाले एग्जाम के अंदर, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस एक जैसे लेवल के नहीं होते। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे यार ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बस जस्ट जाना है और सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्के दुक्के क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद आपको छोड़ना पड़ जाए, बिकॉज जो एग्जाम की टाइम लिमिट है शायद वहां उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल ना हो, या आपके दिमाग में एकदम क्लिक ना हो कि यार इसमें ये करना था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, सारे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन को मैंने उठा लिया और उसमें फिर मैंने इतना टाइम दे दिया कि उसमें दूसरे क्वेश्चंस भी उस पर्टिकुलर सेक्शन के हो सकते थे। ठीक है, तो पहले आपको सिंपली एक काम करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपन ज्यादा जल्दी कर सकते हैं या बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या जिसका अपन को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो अपन ने एग्जाम से पहले ट्राई किए हुए हैं। तो याद रखना ऐसा ना हो जाए किसी क्वेश्चन में अपन उलझ जाए और बाकी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सेक्शन के रह जाएं। तो आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत सिंपल होता है किन टर्म्स में, अगर आपने काम किया है तो। अगर आपने पहले पढ़ाई की है, आपको प्रॉपर्टीज मालूम है, आपको टॉपिक्स के बारे में मालूम है, आपने एक एवरेज प्रैक्टिस की हुई है, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का नहीं बोल रहा हूं, एवरेज प्रैक्टिस अगर आपने की हुई है तो ये एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई बिना पढ़े हुए इस एग्जाम में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने देखा है हर क्वेश्चन में या तो दिमाग लगेगा या उसके टॉपिक का कोई ना कोई नॉलेज लगेगा, और ये दोनों चीजें आपके साथ होना जरूरी है। सो गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका आगे आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला है। ठीक है, सो आई होप आप सब लोग उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।